दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी कार्स हैं? मोदी जी के काफिले में आपको BMW 7 सीरीज, मर्सिडीज बेंज, टाटा सफारी, BMW की ही X5 और रेंज रोवर जैसी हाई सिक्योरिटी लग्जरी कार्स देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर पब्लिक के बीच होते हैं तो वो हमेशा से ही लैंड क्रूजर में बैठे नजर आते हैं। अब दोस्तों, जरा इस फोटो को देखिए। साल 2019 में जब ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैथरीन एलिजाबेथ पाकिस्तान विजिट करते हैं तो फिर इस्लामाबाद में हमें उनके काफिले का कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है। विलियम और केट अपनी ब्रिटिश एक्सीलेंस को दिखाने के लिए रेंज रोवर में बैठे हुए थे, लेकिन टोयोटा के लैंड क्रूजर SUVs ने उनकी कार को चारों ओर से घेरा हुआ था। ऐसे ही साल 2022 में जब सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, तब उन्होंने अपनी लैंड क्रूजर को बुलेट प्रूफ कार में मॉडिफाई करा लिया था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि देश दुनिया के VVIPs आखिर लैंड क्रूजर पर इतना बिलीव क्यों करते हैं, और खास तौर से जब बात अपनी कार को आर्मर्ड व्हीकल में मॉडिफाई कराने की आती है तो फिर सबसे पहले लैंड क्रूजर को ही क्यों चुना जाता है। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि आर्मर्ड व्हीकल मतलब वो गाड़ियां जिनके विंडशील्ड, बॉडी और यहाँ तक कि टायर को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर दिया जाता है जिससे किसी भी हमले में उसके अंदर बुलेट्स या फिर एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट कम से कम हो। अब टोयोटा लैंड क्रूजर आज जिस भी मुकाम पर खड़ी है यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस लग्जरी SUV को चोरी की गई एक कार और अमेरिका के टेक्निकल असिस्टेंस की हेल्प से बनाया गया था। अब शायद यह बात आपको समझ नहीं आई होगी, है ना? इसीलिए चलिए थोड़ी डिटेल में इस पूरी इंसिडेंट को आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है साल 1936 से, जब जापान और चाइना के बीच वॉर की टेंशन्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे में इंपीरियल जापानीज आर्मी टोयोटा को एक ऐसी कार बनाने को कहती है जिनका इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशंस में किया जा सके। अगले ही साल जापान और चाइना के बीच वॉर भी शुरू हो जाता है, लेकिन टोयोटा समय की कमी की वजह से जापानीज आर्मी को कोई कार बनाकर नहीं दे पाती। इसी बीच साल 1942 में जापान की आर्मी फिलीपींस पर कब्जा कर लेती है और यहाँ से उन्हें एक विलीज जीप मिलती है। वैसे आपको बता दूं कि उस समय विलीज जीप अमेरिका की बहुत सक्सेसफुल ऑफ रोड कार मानी जाती थी और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन मिलिट्री में ऐसे ही 6 लाख से भी ज्यादा कार शामिल थी। जापान की आर्मी फिलीपींस से चुराई हुई ये विलीज जीप टोयोटा के पास लेकर जाती है और कंपनी से इस कार की टेक्नोलॉजी समझकर सेम ऐसी ही कार जापानीज मिलिट्री के लिए बनाने को कहती है। हालांकि टोयोटा ऐसा करने में भी नाकाम रहती है, पर हाँ, उन्होंने AK-10 नाम की एक कार जरूर बनाई थी, लेकिन जापानीज मिलिट्री को ये कार कुछ खास पसंद नहीं आई। पर दोस्तों, इन असफलताओं के बाद भी टोयोटा की किस्मत में तो जैसे विलीज जीप को बनाना पहले से ही लिखा जा चुका था। एक्चुअली साल 1950 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वॉर शुरू हो जाता है, जहां USSR नॉर्थ कोरिया को तो वहीं अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका अपने मित्र साउथ कोरिया को मिलिट्री कार्स देना चाहता था, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका ये नहीं चाहता था कि वो USSR को नाराज करे और दोनों देशों के बीच टेंशन्स बढ़े। इसीलिए वो जापान की मदद लेता है और विलीज जीप की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी टोयोटा के साथ शेयर कर देता है। टोयोटा के पास अब विलीज जीप की पूरी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और इसकी मदद से वो जनवरी 1951 तक अपनी मिलिट्री कार का एक प्रोटोटाइप तैयार कर लेते हैं जिसका नाम था जीप BJ। जून 1951 तक टोयोटा इसका वर्किंग मॉडल भी तैयार कर लेता है, जिसे टोयोटा के एक ड्राइवर इचिरो ताइरा ड्राइव करते हुए माउंट फुजी के 6th स्टेज तक लेकर जाते हैं। इस समय यहाँ जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी भी मौजूद थी, जो कि इस कार की परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और फिर जापान से अमेरिका के इशारे पर 100 ऐसी ही व्हीकल साउथ कोरिया भेजी जाती है, जो कि कोरियन वॉर में उसके लिए काफी मददगार साबित होती है। साल 1953 में कोरियन वॉर खत्म हो जाने के बाद अगले ही साल विलीज कंपनी ने टोयोटा के कार के खिलाफ ट्रेडमार्क वायलेशन का केस कर दिया। टोयोटा ने तो बस इसके आउटर अपीयरेंस को ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया था, जबकि विलीज ने टोयोटा को सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने की परमिशन दी थी। और हाँ, टोयोटा ने कॉपी तो विलीज जीप को किया था, पर वो अपनी इंस्पिरेशन हमेशा से ही ब्रिटेन में बनाई जाने वाली लैंड रोवर मिलिट्री व्हीकल को मानते थे। और यही वजह थी कि टोयोटा अपनी कार का नाम बदलकर लैंड क्रूजर कर देता है, जो कि आज भी इसी नाम से जानी जाती है। हालांकि इसके बाद से टोयोटा खुद से इस कार की टेक्नोलॉजी को काफी इम्प्रूव करता है और आने वाले सालों में इसके कई सारे वर्जन्स भी लॉन्च करता है। साल 1955 में टोयोटा 2 नए मॉडल्स J20 और J30 लॉन्च करता है और अपनी कार को ग्लोबल एक्सपोजर देने के लिए अमेरिकन मार्केट में भी एंटर हो जाता है। हालांकि दोस्तों, उनका ये कदम बिल्कुल भी सक्सेसफुल साबित नहीं होता और साल 1958 में वो सिर्फ एक कार ही बेच पाते हैं। पर अच्छी बात तो ये थी कि टोयोटा अपनी फेलियर के साथ ही अपनी गलतियों को भी समझ चुका था, क्योंकि फिलहाल तक टोयोटा लैंड क्रूजर अपनी ऑफ रोड परफॉर्मेंस की वजह से फेमस थी, लेकिन टोयोटा जानती थी कि इसे मास लेवल और आम लोगों के बीच सक्सेसफुल बनाने के लिए
इसके इंटीरियर को भी कंफर्टेबल और प्रीमियम बनाना होगा। और फिर यह सब समझने के बाद 1960 में टोयोटा ने अपना J40 मॉडल लॉन्च किया और कुछ इस तरह से 1968 तक वो अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड बन गए। टोयोटा ने समय के साथ इनोवेशंस को कंटिन्यू रखा और अपनी कार को ऑफ रोड कैपेबिलिटीज से कॉम्प्रोमाइज न करते हुए इसके लुक्स और कंफर्ट को भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। आज के समय में उनके J200 और J300 मॉडल मार्केट में धूम मचाए हुए हैं और इनकी कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लैंड क्रूजर की मार्केट डिमांड इतनी ज्यादा हाई है कि इसका वेटिंग पीरियड 3.5 साल से 4 साल तक का होता है। अब दोस्तों ये तो बात हुई लैंड क्रूजर की अभी तक की हिस्ट्री की, लेकिन अगर हम रेंज रोवर और BMW जैसी कार्स पर भी नजर डालें तो फिर ये कार्स भी लैंड क्रूजर के कंपैरिजन में कहीं से भी पीछे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब भी किसी VVIP को अपनी कार आर्मर्ड व्हीकल में कन्वर्ट करानी होती है तो फिर उसकी सबसे पहली पसंद हमेशा लैंड क्रूजर ही होती है। अब शायद आप यह सोच रहे होंगे कि टोयोटा अपने लैंड क्रूजर के अंदर कुछ ऐसे स्पेक्स डालती होगी जिनकी मदद से इन कार्स को आर्मर्ड व्हीकल्स में कन्वर्ट कराना आसान हो जाता है, पर रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी इंसान मुंह उठाकर अपनी कार को आर्मर्ड व्हीकल में कन्वर्ट नहीं करा सकता। सबसे पहले उसे गवर्नमेंट से परमिशन मांगनी होती है और अप्रूवल मिलने के बाद ही वो आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है। साथ ही यहाँ याद रखना होता है कि आप किसी भी कार को आर्मर्ड व्हीकल में मॉडिफाई नहीं करा सकते, बल्कि ये फैसिलिटी कुछ गिनी चुनी कार्स तक ही लिमिटेड होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान अपनी टाटा नैनो या फिर अल्टो को ले जाकर उसे बुलेट प्रूफ बनाने की डिमांड नहीं कर सकता। बेसिकली एक नॉर्मल कार को आर्मर्ड व्हीकल में कन्वर्ट करने का काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है और इसको कोई भी ऐरी गैरी कंपनी शुरू नहीं कर सकती। इसके लिए भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है, जिसके बाद से ही कोई कंपनी इस तरह के मॉडिफिकेशंस के लिए एलिजिबल बनती है। और दोस्तों महिंद्रा आर्मर्ड अपने इस काम के लिए इंडिया में काफी फेमस है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एक नॉर्मल कार को आर्मर्ड व्हीकल में कन्वर्ट किया जाता है और उनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो कार के कंप्लीट फ्रेम को अंदर और बाहर से रिस्टोर किया जाता है और उसके ऊपर बैलिस्टिक स्टील की एक लेयर चढ़ाई जाती है। इसके बम्पर को एक्स्ट्रा मजबूती दी जाती है और साथ ही टायर्स को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो कि बुलेट के वार से भी ना फटे। इतना करने के बाद से हमारी कार किसी भी एक्सटर्नल शॉक को झेलने के लिए तैयार हो जाती है और इस पर ग्रेनेड और लैंड माइंस का भी कोई असर नहीं होता। कार के सारे कांच को बदलकर इसकी जगह लीड और पॉलीकार्बोनेटेड ग्लास के मिक्सचर से बने बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक ग्लासेस लगाए जाते हैं जो कि आमतौर पर 500 से भी ज्यादा राउंड की फायरिंग को सरवाइव कर सकते हैं। अब दोस्तों एक नॉर्मल कार के ऊपर सिक्योरिटी की इतनी एक्स्ट्रा लेयर लगने की वजह से कार का वजन भी 500 किलो तक बढ़ जाता है, जिससे कि इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस पर खासा असर पड़ने लगता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स में स्पेशल सस्पेंशन और ब्रेक्स डाले जाते हैं जो कि कार को नई जरूरतों के हिसाब से मैनेज कर पाएं। अब दोस्तों ये सारे मॉडिफिकेशंस कार को बुलेट प्रूफ तो बना देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अब कार के अंदर बैठे VVIP की सिक्योरिटी 100% इंश्योर हो चुकी है। एक आर्मर्ड कार बस उतनी ही सुरक्षित होती है जितना युद्ध के मैदान में हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर गया एक जवान होता है। अगर उसके अंदर लड़ने का जज्बा और जीतने का जुनून सवार न हो तो शायद तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस के बाद भी वो मारा जाएगा। आर्मर्ड फ्रेम तो बस कुछ एक्सटर्नल लेयर ऑफ सिक्योरिटी होते हैं, पर असल में सिचुएशन को डील करते समय तो कार की ओरिजिनल स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी ही मेन फैक्टर्स होते हैं। और दोस्तों यहीं पर टोयोटा की लैंड क्रूजर मार्केट में स्टैंड आउट करती है। अब चाहे आप दुनिया के किसी भी कार ब्रांड को उठाकर देख लें, जब बात रिलायबिलिटी की आती है तो टोयोटा हमेशा नंबर 1 पर रहती है। और दोस्तों टोयोटा के इन कार्स में भी टोयोटा लैंड क्रूजर को मोस्ट रिलायबल कार माना जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि टोयोटा ने कभी भी इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर एक आर्मर्ड व्हीकल पर सामने से फायरिंग होती है तो फिर कार का ड्राइवर बस ये सोचकर नहीं बैठ सकता कि उसको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऐसी सिचुएशन में कार को जल्दी से जल्दी डेंजर एरिया से बाहर ले जाना होता है और इसके लिए कार की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मतलब चाहे आपकी कार ऐसी जगह पर हमले का शिकार होती है जहां रोड बहुत ज्यादा खराब है, दलदल है, इलाका रेगिस्तानी या पथरीला है, लैंड क्रूजर कैसी भी सिचुएशन में आपको बाहर निकाल देगी। लेकिन दूसरी कार इतनी रिलायबल नहीं होती। रिलायबिलिटी से आगे बढ़े तो लैंड क्रूजर की आर्मर्ड व्हीकल्स का एक डिस्क्रीट अपीयरेंस होता है जो कि हमें दूसरी कार्स में नहीं देखने को मिलता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम महिंद्रा थार या फिर रेंज रोवर की आर्मर्ड व्हीकल्स को देखेंगे तो वो इतनी ओवरलोडेड लगती है कि इसे दूर से ही पहचाना जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर टोयोटा लैंड क्रूजर को बुलेट प्रूफ बनाने के बावजूद उसके अपीयरेंस में कोई खास चेंज नहीं आता और इसी वजह से कोई भी दूर से देखकर यह नहीं पहचान सकता कि कार में कोई आम आदमी जा रहा है या फिर VVIP। इसके अलावा टोयोटा अपनी इस कार में कुछ ऐसे कस्टमाइजेशन फीचर्स भी देती है जो कि इसे आर्मर्ड व्हीकल्स में कन्वर्ट करने के दौरान काफी हेल्पफुल होते हैं। साथ ही इस भारी भरकम हो चुकी कार के अंदर कंफर्ट और स्पेस की भी कोई कमी देखने को नहीं मिलती और VVIP इसमें आराम से लंबे सफर पर जा सकते हैं।
अब दोस्तों आमतौर पर जब प्राइम मिनिस्टर जैसे वीवीआईपी लोग फॉरेन टूर्स पर जाते हैं वो अपने कार्स का जखीरा भी साथ लेकर जाना पसंद करते हैं, जो कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे में मान लीजिए कि उनकी कार खराब हो जाती है और उसे सुधारने के लिए स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो फिर उन पार्ट्स को अपने देश से तुरंत नहीं मंगाया जा सकता। लेकिन दोस्तों टोयोटा के पास दुनिया के हर कोने में सर्विस सेंटर्स हैं, जो कि इनकी कार्स की मेंटेनेंस को तेज और आसान बना देती है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ लैंड क्रूजर पर लोगों का ट्रस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दुनिया के किसी भी वीवीआईपी सिक्योरिटी टीम सिर्फ एक नई कार की सिक्योरिटी चेक करने के लिए उसको इस्तेमाल करने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। वो हमेशा एक ऐसी कार चूज करेंगे जो कि डे 1 से उनके लिए 100% ट्रस्टवर्दी साबित हो, और लैंड क्रूजर उनके लिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है। बाकी दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी नज़र में कौन सा कार ब्रांड सबसे रिलायबल और ट्रस्टेड है, और अगर आपको एक कार आर्मर्ड व्हीकल में मॉडिफाई करानी हो तो आप किसे चूज करेंगे।